एक नई जिंदगी। हैप्पी बर्थडे साहिल। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफ़ेद चुनरी, काली बिंदी और झुमके पहने नेहा। मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसे शुक्रिया कहा। मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था? मैंने पूछा। बिल्कुल, मेरी शादी की सालगिरह के ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर चीज़ याद दिलानी पड़े, नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता वह फिर बोल पड़ी। सुनो, मैंने इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड रोल और रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए, वह भी सुबह जल्दी उठकर। इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो। जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। ऐसी ही थी मेरी नेहा। शादी के बाद विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसके बाद में कभी भी समझ नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अपने आसपास जहाँ हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या में दुखी दिखाई पड़ता है, वहीं नेहा अपनी सभी परेशानियों में हर दिन और चुलबुली होती गई। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव लिए मैं दफ्तर के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। नेहा मेज पर बैठी अपने फ़ोन पर कुछ लिख रही थी। मेज को उसने इतने अच्छे तरीके से सजाया था। उसने मुझे देखा और एक ताना दिया। कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, पर क्यों? मैंने पूछा। वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शाम को दफ्तर से लौटते समय लेकर आऊँगी, उसने मुझसे पूछा। हम अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो चले कि अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते। नेहा के जवाब में मैंने कहा, मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ। आज शाम कहीं बाहर चलते हैं, साथ साथ सिर्फ हम तुम। नेहा हंस पड़ी और कहा, दिया, मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया, तो यह तय रहा शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने होटल चलेंगे। नेहा को दफ्तर छोड़ने के पश्चात जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एक टक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मानो वह कह रही हो कि रुक जाओ साहिल, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक अति महत्वपूर्ण काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने यह बात नेहा को भी बताई कि मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उससे कहा कि वह खुद ही होटल पहुंचे। मैंने नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ बोली नहीं और न ही संपर्क काटा। उसने बस इतना कहकर अपना मोबाइल रख दिया कि ठीक है, पर इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। कुछ अंतराल के बाद मैं उस होटल में पहुंचा। नेहा को वहां न पाकर मैं उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने नेहा के मोबाइल पर कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह बंद था। मैं समझ गया कि यह नेहा की नाराज़गी से उत्पन्न शरारत होगी कि मैं उसे लेने नहीं आया। इसलिए मैं नेहा के दफ्तर चला गया। वहाँ मुझे पता चला कि नेहा 1 घंटे पूर्व ही वहाँ से निकल चुकी थी। मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा होटल की तरफ बढ़ चला। रास्ते में मैं राहगीरों को देखता जा रहा था कि नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। मैं कुछ घबरा गया, क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज़ हुई थी, किंतु वैसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। नेहा का फ़ोन अभी भी बंद था। मुझको लगा कि शायद नेहा घर चली गई हो, इसलिए मैं घर चला गया। घर बंद था और नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। रात्रि के 1 बज चुके थे।
नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रहती थी। मेरा दिल घबरा रहा था, परंतु मैं यही सोच रहा था कि नाराजगी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपने मोबाइल को बंद कर दिया होगा। सुबह खुद ही आ जाएगी, पर यह कोई तरीका नहीं होता है। इस बार उसने अच्छा नहीं किया। ऐसा कैसा मजाक कि सामने वाले की जान ही सूख जाए। उस रात में ठीक से सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर के अंतराल पर मेरी नींद खुल जाती थी। सुबह 7 बजे मेरा फ़ोन बजने लगा। वह फ़ोन नेहा का ही होगा, ऐसा मानकर मैंने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मिस्टर साहिल। मैं डर गया और उस अनजान आवाज़ के बारे में पूछने लगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार है। मुगल ई के पास जंगल वाली सड़क पर हमने नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उनके फ़ोन से ही मिला। हम उन्हें नागरिक अस्पताल ले जा रहे हैं। आप भी जल्द पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर इस बात का भार सह न पाया और सुन्न पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। इंस्पेक्टर साहिब में साहिल, नेहा का पति, मैं बोला। तो आप आ गए साहिल जी, इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने जवाब दिया। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लक्कड़हारों ने इन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वह इस समय कमरा नंबर 10 में है। जाइए, आपकी ज़रूरत है उन्हें। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर थी। उसकी आंखें एकटक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त तो कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में से कितना भार होगा, यह सिर्फ नेहा ही जानती थी। कभी न चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बिठा दिया। मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है, अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी न आए। 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कुत्ती फुदकती नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। यूं प्रतीत होता था मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थी। मैं उसे घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी, तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों की संवेदनहीन बातें मेरे कान में पड़ने लगी। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हालचाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते दिखे। यह लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदनहीन हो चुका है, जिसे अपनी सहेली से फोन पर गप्पे हाँकने के लिए कोई भी खबर चाहिए। वह समाज तो मरते इंसान की सहायता करने के बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है। उससे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। दुख तो इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगे हाँकने वाले ने आज एक लड़की को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया था। परंतु मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी कि पहले। अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन मैंने उठने का इंतजार कर रही थी और अब न जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतजार करता रहूँगा। मैंने तोहफे में उसको उसका सिर्फ थोड़ा सा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। रात हो चली थी, इसलिए नेहा को वहीं छोड़कर मैं नीचे
उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वहाँ फ्रिज में नेहा की बनाई रसमलाई अभी भी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा के चीखने की आवाज़ आने लगी। सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसे पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर से पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया। मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा ताकि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकूं। नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। नेहा धीरे धीरे शांत हो गई। मैं उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं उसके पास हूँ और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद बह गई। मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने गया। उठने लगा तो नेहा ने मुझे और जोर से पकड़ लिया। वह पूर्ण व्याकुलता से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, रुक जाओ साहिल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास बैठा रहा। कुछ अंतराल के बाद नेहा सो गई। दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें मेरे मन में उफान पर थी। नेहा को किसी दवा और चिकित्सक से ज्यादा अपनेपन और प्यार की जरूरत थी। उसके चूर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्थ तक ले जाने की जरूरत थी। नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान की बारी थी और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूंगा। नेहा हमेशा इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और उसलिए उसे सदा तनाव व भ्रम में ही देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात में नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूं तो वह खाने की शौकीन थी, पर एक साधारण सी रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। न जाने इस बार उसके मन में किस रथी को तीर लगा था। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो साहिल, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी कि जो मुझे यह सज़ा दी गई। मैंने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे में ही सब कमियां हैं। मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही। नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को भी निराशा से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। उसके मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल लिया था कि खुद ही अपने में घुटने लगी थी। मैंने नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो। तुमने कितने असहाय लोगों की मदद की है और वह आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बस अड्डे पर वह लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। दोस्तों, यह हमारी कहानी का भाग नंबर 1 था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारा सेकंड भाग पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।